नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम 5 का प्राइम टाइम में। 5 के प्राइम टाइम में आज का मुद्दा है, कम हुआ दूसरी लहर का असर। जी हां, देश में कोरोना की रफ्तार अब धीमी होती नजर आ रही है, क्योंकि जितने लोग साथ ही एक दिन में जितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, उससे ज्यादा मरीज एक दिन में ठीक भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है। कोरोना के केस कम होने की खास वजह यह है कि लोग कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। वहीं जनतंत्र टीवी अपने दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें। अगर आपको कोरोना काल में स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत है, बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जनतंत्र टीवी की कोशिश होगी आपकी हर संभव मदद करें। इसके लिए आप अपने एड्रेस के साथ अपनी समस्या जनतंत्र टीवी के हेल्पलाइन नंबर 8929983064 पर व्हाट्सएप करें, जिससे हम आपकी मदद कर सकें। आज के इस खास शो में हम कोरोना से बचाव को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ा है, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। तो लगातार अच्छी खबर देश से आ रही है कि लगातार जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं, एक्टिव केसों के आंकड़े कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। तो इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर RN टंडन जुड़े हैं, पूर्व सचिव हैं IMA के, और डॉक्टर रोहिल चौधरी जुड़े हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर प्रीति भी जुड़ी हैं, HOD हैं पर्मोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संदीप राणा जुड़े हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों और किस तरीके से ये जो अच्छी खबर है ये आ रही है और आंकड़े क्यों गिर रहे हैं लगातार। जो रिकवरी रेट है वो कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। और इस बीच लगातार 5-6 दिन से हम देख रहे हैं तमाम राज्यों ने और पूरे देश में जिस तरीके से सख्ताई बढ़ाई गई है, उसको लेकर हमने देखा कि किस तरीके से मामले जो है, एक्टिव केस जो है, उनमें कमी देखी गई है और रिकवरी रेट जो है वो बड़ा है। ये बहुत ही अच्छी और शुभ संकेत देश के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर जनतंत्र टीवी पर। तो सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी डॉक्टर RN टंडन। जिस तरीके से देश में जो मामले सामने आ रहे हैं, नए केसों में अब कमी देखी जा रही है, साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या हम माने कि जिस तरीके से अब लगातार जो मामले हैं, एक्टिव केस जो है वो कम हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देश के लिए शुभ संकेत है और निश्चित तौर पर जल्द ही भारत कोरोना की जो ये महामारी है इससे जंग जीत लेगा? बहुत अच्छी है और सब लोगों को ये बात जरूर अच्छी लगेगी और सबको हिम्मत देगी कि कोरोना के जो केसेस अभी हम पिछले 15 दिनों में देख रहे हैं, जिस तरह से ये 4 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर गए थे, जो आज तक कभी लाख भी नहीं हुआ पिछली बार में, और उस 4 लाख के आंकड़ा क्रॉस करने के बाद सभी लोग चिंतित थे कि क्या किया जाए। और उसी चिंता को देखते हुए देश के बहुत सारे राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन घोषित किया। और लॉकडाउन घोषित करने से एक बहुत बड़ी चीज हुई कि लोगों का उठना बैठना, मिलना जुलना, बाहर अननेसेसरी घूमना, और जिस तरह से मार्केट्स बंद हुए, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम करते हैं उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा। और खास करके फर्क इसलिए भी अब नंबर कम होने लगे कि जिस तरीके का सबने पहले अपना कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ दिया था, बिल्कुल मैं कहूंगा कि सब लोग भूल गए थे नवंबर, दिसंबर, जनवरी के समय में, तो उसी का नतीजा था ये जो सेकेंड वेव में हमें इतना जो है कोरोना का जुल्म झेलना पड़ा। पर आज जिस तरीके से लोगों को मन में थोड़ा सा जरूर इस कोरोना की सेकेंड वेव का जो 4 लाख नंबर केसेस क्रॉस किए उसका डर बैठा, और जिस तरह से परेशानियां आई, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां जिनकी जरूरत पड़ रही है नहीं है, उन सब चीजों से लोगों को एक बात जो आप सबके माध्यम से सभी लोग समझा रहे हैं कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर सबसे बड़ी चीज है आपके पास। सबसे बड़ी वैक्सीन अगर कोई है तो वो आपके पास मास्क है, और उसको इस्तेमाल कीजिए, अपने घरों में रहिए
अपने बच्चों का, अपने परिवार के बुजुर्गों का, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने शहर वालों का ध्यान कीजिए घर में रह करके। तो उन सब चीजों का असर पड़ा और साथ में जिस तरह से एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ, हालांकि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जिस स्पीड से हम लोग चाहते हैं, जिस तरह से हम चाहते थे, उस तरह से तो नहीं हो पाया। परंतु सबको पता है कि वैक्सीन ही एक ऐसी चीज है जो आपको इस पेंडेमिक से अल्टीमेटली छुटकारा दिलाएगी बाद में। परंतु आज की तारीख में अगर हमारे पास कोई भी हथियार है तो वो हमारे पास अपना मास्क है और अपने घर में रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और जब भी समय आता है आपको अपनी वैक्सीन लगवानी है, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको इस चीज का पूर्णतः पालन करना है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपके लिए आने वाले समय में एक अनिवार्य सी चीज रहेगी वैक्सीन लगने के बाद, क्योंकि वैक्सीन आपको लगी है, सारे देश को वैक्सीन नहीं लगी। बिल्कुल। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी, आप भी वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्ट हो सकते हैं और इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होगा कि जो हमारे ऊपर एक थर्ड वेव का एक कहना चाहिए तलवार लटक रही है, उस थर्ड वेव को अगर हमें रोकना है, उसके असर को रोकना है, तो हमें सबसे जरूरी है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है और खासकर उन लोगों को हमें जरूर वैक्सीन के लिए प्रेरित करना है जिनको अभी 18 से 44 साल में कहा गया है। कारण ये है कि 18 से 44 साल वाले में सबसे ज्यादा वो लोग होंगे जो घर में अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। खास करके मैं 10, 12 और इनसे नीचे वाले उम्र के बच्चों की बात कर रहा हूँ। अगर केयर गिवर वैक्सीनेटेड है और वो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, तो तीसरी लहर का जो कहर हमारे को सब लोग बता रहे हैं, साइंटिस्ट बता रहे हैं, रिसर्चर्स बता रही हैं और वर्ल्ड में जिस तरीके का आभास देखने को मिल रहा है कि जो बच्चों पे थर्ड वेव का असर आने वाला है उसको हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सके। तो सबसे बड़ी जरूरत यही है कि 18 से 44 वर्ष में जितने केयर गिवर्स हैं बच्चों के, सबको वैक्सीनेट करा जाए और वो सब इस बात की प्रतिज्ञा करें कि वो अपने बच्चों के खातिर कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं छोड़ेंगे, मास्क को हर समय लगा करके रखेंगे और कोशिश यही होगी कि घर से बाहर न खुद जाएं और न बच्चों को जाने दें। यही एक तरीका होगा कि थर्ड वेव का कहर हम रोक सक पाएंगे। अदरवाइज फर्स्ट वेव के बाद जिस तरीके से लोग फ्रीडम मिल गई थी सबको, सब लोग लाखों की तादाद में घरों से बाहर घूम रहे थे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पॉलिटिकल रैलीज हो, चाहे वो धर्म की स्थान हो, चाहे वो शादियों के स्थान हो, चाहे कहीं भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तक वैक्सीन लगवाने का समय नहीं आता है तब तक मास्क ही आपकी वैक्सीन है। आप ये कहना चाह रहे हैं सावधानी ही आपकी वैक्सीन है। सावधानी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। वैक्सीन के बाद भी मास्क बहुत जरूरी है। इसको हम किसी भी तरह से भूल नहीं सकते हैं और इसको हमेशा अपने नाक और मुंह पे लगा के रखेंगे तो हम अपने बच्चों के भविष्य को बना पाएंगे। हमें उनके बारे में सोचना है और उनके लिए यही एक हमारी सबसे बड़ी, मैं कहूँगा, इन्वेस्टमेंट होगी हर एक इंसान की, कि इस समय अपने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल कसम खा के अपने साथ जोड़ लें अपने बच्चों की सेहत के लिए। तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और हमें जिस तरीके की परेशानियां भी देखने को मिलेंगी। बिल्कुल डॉक्टर टंडन, मैं बार बार आपके पास आऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास है। रोहित चौधरी, डॉक्टर रोहित चौधरी, आपका मैं रुक करूंगी। जिस तरीके से वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार माना जा रहा है हमारे देश में, जो मामले, एक्टिव मामले जो हैं वो कम हो रहे हैं उसको लेकर, तो वैक्सीनेशन जो हो रहा है देश में, अभियान जो चल रहा है, एक वैक्सीन जब बॉडी में लगती है तो वो किस तरीके से काम करती है, और जब वैक्सीन की 2 डोज होती है, जब एक डोज लग जाती है तो किस तरीके से एहतियात बरतना होता है इस बीच, और जब दूसरी डोज लगती है उसके बाद किस तरीके से एहतियात बरतना होता है, और कितने चांसेस होते हैं कि संक्रमण आपको घेर सकता है, या फिर उसके बाद किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करती है ये वैक्सीन। ये तमाम चीजें बहुत लोगों के मन में होती है वैक्सीन को लेकर। तो इसका आज की डेट में एक ही परफेक्ट सोल्यूशन है, वो है वैक्सीनेशन। जितना ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे उतना ही हम लोग कोरोना से, इस महामारी से लड़ पाएंगे।
हमें वैक्सीनेशन में आजकल लोगों के मन में फियर बहुत हो रहा है। उनको लगता है कि वैक्सीनेशन करेंगे तो कुछ बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई और बीमारी हो जाएगी या कोरोना की बीमारी हो जाएगी। जी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि वैक्सीन कैसे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और इस दौरान अमूमन केसेस में सामने आया है जब लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनके बाद उनको बुखार हो रहा है, अमूमन केसेस में ये देखा जा रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे कि ये नॉर्मल है एक बॉडी के लिए, और कितना जरूरी है वैक्सीन लगवाना? देखिए, जब भी हम किसी को वैक्सीनेट करेंगे, हो सकता है 1-2 दिन तक थोड़ा सा बुखार आए, थोड़ी सी तबीयत खराब हो, थोड़ी सी बॉडी में वीकनेस आए, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये नॉर्मल सिस्टम होता है बॉडी का जब वो वैक्सीन को एक्सेप्ट करती है। हाँ, वैक्सीनेशन से हमें ये समझना है कि वैक्सीनेशन आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देती कोरोना से। वैक्सीनेशन का काम है कि आपको जो सीवियर स्टेज है डिजीज की, जहाँ पे इंसान मर जाता है या बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, वैक्सीन उस स्टेज तक जाने से रोकती है इंसान को। तो कई लोगों में ये होता है कि वैक्सीन लगा ली, अब सब कुछ बढ़िया हो गया, हम लोग मास्क छोड़ सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ सकते हैं, सैनिटाइजर छोड़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको वही सारे प्रिकॉशन लेने हैं जो आप पहले ले रहे थे। बस वैक्सीनेशन आपको इस स्टेज तक हेल्प करती है कि जो बहुत सीवियर सिचुएशन है, जहाँ पे इंसान की हालत बहुत खराब हो जाती है, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हो जाता है, मरने वाली हालत हो जाती है, उस स्टेज पे वैक्सीनेशन जाने से रोकती है। दूसरा, हमें ये समझना है कि वैक्सीन की सेकेंड डोज का और फर्स्ट डोज का जो ड्यूरेशन है उसको कितना रखना है। तो इसमें भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। कुछ लोग 6 हफ्ते कहते हैं, कुछ लोग 8 हफ्ते कहते हैं, कुछ लोग 4 हफ्ते कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितनी देर बाद आपको सेकेंड डोज लेना है अपना वैक्सीन का। बिल्कुल। और साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाह रही थी कि अगर हम पहली डोज लगवा लेते हैं वैक्सीन की, उस बीच जब दूसरी डोज लगवाएं, उसमें जो अंतराल होता है, उसके बीच का जो गैप होता है, उसमें किस तरह की सावधानी एक शख्स को रखनी चाहिए? देखिए, वैक्सीनेशन के बाद आपको ऐसी कोई बहुत मेजर प्रिकॉशन नहीं लेनी वैक्सीनेशन से कंसर्न। आप जो प्रिकॉशन वैक्सीनेशन से पहले ले रहे थे वही प्रिकॉशन आपको वैक्सीनेशन के बाद लेनी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि अगर हमने वैक्सीन अभी नहीं लगवाई है, हम कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो क्या अभी हमें अब वैक्सीन लगवानी है? वेल, बिल्कुल आपको वैक्सीन लगवानी है। कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि हम एक वैक्सीन की डोज लगा चुके थे, अब कोरोना पॉजिटिव हो गए, क्या अब हमें लगवानी है? वेल, उस सिचुएशन में भी लगवानी है आपको। कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि हम दोनों डोजेज लगवा चुके थे, अब हमें कोरोना हो गया, कि अब हमें दोबारा डोज लगवानी है? वेल, इस सिचुएशन में आपको नहीं लगानी। तो इसमें बहुत सारे तरह की कंफ्यूजन अभी भी लोगों के मन में है, जिसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई है। आपका रुख करूंगी, लेकिन डॉक्टर आर.एन. टंडन, अब मैं आपका रुख करती हूँ। आपने देखा होगा कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी अलर्ट रह सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जो कि बहुत छोटे हैं, जिनको गोद में रखना पड़ता है, वो मास्क नहीं लगा सकते हैं। तो उनका किस तरीके से ख्याल रखें माँ बाप, खासकर माएँ, क्योंकि इस वक्त इस शो को बहुत लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। उनको आप बताएं कि अपने छोटे बच्चे जो कि फीड करते हैं, दूध पीते हैं माँ का, वो कैसे अपने इन छोटे बच्चों का ख्याल रखें इस कोरोना काल में। देखिए, सबसे पहले तो अभी आपने जैसे पहले कहा कि जो भी लोग हैं जो बच्चों को केयर दे रहे हैं, उन सबको बिल्कुल ये तय करके रखना है कि उनका कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो 100% परफेक्ट, यानी कि उन्होंने मास्क लगा के रखना है, घर के बाहर भी, घर के अंदर भी। और अपने बच्चों को जब भी वो फीड करने जा रहे हैं तो उन्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि उनकी जो हैंड हाइजीन है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखें, उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होनी। हैंड हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि आपको जब भी फीड कराना है या कुछ खिलाना है छोटे बच्चों को, जिनको आप मास्क लगा के प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए हमें यही ध्यान रखना है कि हम उनको अपनी तरफ से इन्फेक्शन ना दे। और उसके लिए 2 ही चीजें सबसे जरूरी है, एक मास्क जरूरी है और एक हाइजीन के लिए जिससे हम बात करते हैं कि साबुन पानी से हाथ धोइए और सब उनको छूइए और उन्हें कुछ खिलाइए पिलाइए। और दूसरा ध्यान ये रखना है कि जब आपने जिन बच्चों की देखभाल आप कर रहे हैं और आपका समय आ चुका है वैक्सीन लगवाने का, तो आपको वैक्सीन अवश्य लेनी है। और उस समय भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको मास्क और आपको सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि इन लोगों को खासकर ये ध्यान रखना है कि घरों में रहें और इनके साथ में और भी जो लोग हैं उनको भी इस चीज का परामर्श मैं दे रहा हूँ कि वो सब भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए अभी हमारे यहाँ कोई वैक्सीन नहीं है। वर्ल्ड में सिर्फ अमेरिका, कनाडा में
वैक्सीन शुरू हुई है वो भी है 12 से 15 साल के बीच में। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं जिनकी आप देखभाल कर रहे हो, जो मास्क नहीं लगाएंगे, जो आपके ही ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी केयर के लिए हमें हर सारी चीजों की देखभाल रखनी है, जिससे कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। घर का हर इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करे और अननेसेसरली बाहर जाके कोरोना लेके ना आए। देखिए, आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सा शख्स या किस जगह पे कोरोना का इन्फेक्शन मिलेगा। जिस तरह से नंबर बढ़ा है, 4 लाख का नंबर टच किया है हिंदुस्तान में प्रतिदिन के हिसाब से, इसका मतलब ये है कि कोरोना का वायरस जो है बहुत तेजी से फैला हुआ है। और वैसे भी ये माना जा रहा है, बहुत सारी स्टडीज से आया है कि जो इस समय सेकेंड वेव में वायरस आया और जो म्यूटेट हुआ है, चाहे वो बाहर के म्यूटेंट है या डबल म्यूटेंट है या ट्रिपल म्यूटेंट है, ये म्यूटेट वायरस जो है इनमें इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। यानी कि स्प्रेड बहुत तेजी से होते हैं, दूसरे को बहुत जल्दी संक्रमित करते हैं। पहले वाले वायरस में ये चीज इतनी तेजी से नहीं थी। अब और ज्यादा अलर्ट रहने का समय है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर टंडन, मैं आपसे ये भी जानना, ठीक है, ये जो हम शो कर रहे हैं इसमें हम चाहते हैं कि लोग जो डर का माहौल बन रहा है उस डर से बाहर निकले, रूल्स फॉलो करें। डरने की जरूरत नहीं है वायरस से, क्योंकि हम देख रहे हैं पैनिक होकर बहुत से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, हार्ट अटैक तक की नौबत आ रही है। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो, और जो भ्रामक जो खबरें हैं उनसे भी हम लोगों को बचाते हैं। तो कई ऐसी खबरें हैं जो कि भ्रम फैलाती है लोगों के बीच। एक ऐसी भी खबर है कि अल्कोहल जो है कहीं ना कहीं कोरोना से बचाता है, क्योंकि महाराष्ट्र के एक डॉक्टर ने दावा किया है कि उसने 30 से 40 लोगों को अल्कोहल से बचाया है। तो क्या ये सही है या फिर सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा करने वाली बातें हैं? ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं समझना जी, कि अल्कोहल से हम किसी को कैसे बचा सकते हैं। जी, अल्कोहल से हम सिर्फ अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, क्योंकि सैनिटाइजर जो है वो अल्कोहल से ही बनता है और उसमें पानी मिला करके उसको डाइल्यूट, थोड़ा सा डाइल्यूट किया था 99%। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप अल्कोहल पिए या अल्कोहल से नहा लेंगे तो हम कोरोना वायरस से बच जाएंगे। इस तरीके की भ्रांतियां बहुत सारी हैं। तो अल्कोहल को अगर मना किया जाता है कोरोना काल में या वैक्सीन के समय या वैसे ना लिया जाए, उसकी वजह ये है कि कोरोना के इन्फेक्शन में बहुत सारे लोगों के ये देखा गया है कि उनके लिवर पे असर पड़ रहा है, उनके लिवर एंजाइम्स बढ़ रहे हैं। और अल्कोहल भी जो है वो भी लिवर एंजाइम्स को ही बढ़ाता है। अगर लिवर पे असर डालेगा तो लिवर पे ही असर पड़ता है, क्योंकि अल्कोहल बॉडी में सिर्फ अगर डिग्रेड होता है तो वो सिर्फ एक ही मात्र जगह है, वो है लिवर। तो लिवर के ऊपर हम जितना जोर डालेंगे, क्योंकि मान्यता है ये है कि लिवर सिर्फ एक दिन में मैक्सिमम जो है 30 ml से ज्यादा अल्कोहल मेटाबोलाइज नहीं कर सकता है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि अल्कोहल से कोई कोरोना नहीं मार सकते हैं। हमें आपको हर चीज से हेल्दी फूड लेना है, आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो आप कोरोना किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, चाहे वो कोरोना हो या फिर वायरल बुखार या कोई भी किसी भी तरीके का बीमारी हो। तो हमें इन सब चीजों से बच के रहना है। और स्पेशली व्हाट्सएप और जितनी भी सोशल मीडिया पर जो भ्रामक खबरें हैं उनसे दूर रहना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, उनसे बचना है। क्योंकि आमतौर पे मस्तिष्क को अपने एकदम स्वस्थ रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटली हेल्थ आपकी स्वस्थ रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप और फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पे जो ट्रीटमेंट आपको एडवाइस किए जा रहे हैं बिल्कुल उन पर बिल्कुल ना जाए। डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल मत लीजिए, आप अपने डॉक्टर से परामर्श कीजिए। और इसलिए हम ये शो लेकर आते हैं ताकि जो आपकी बातें हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचे और वो भ्रामक खबरों से दूर रहें। डॉक्टर रोहिल, आपका मैं रुख करूंगी। इस वक्त हम अमूमन सुनने को मिल रहा है और सुनने को मिल भी जाता है कि जो ब्लैक फंगस है वो एक बहुत ही घातक बीमारी है, और अमूमन देखने को मिल रहा है कि कोरोना के बाद लोगों को हो रहा है, जिनमें डायबिटीज की शिकायत है, जो कि ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, जो कि ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, उनमें ये चीजें देखी जा रही है। और लोगों में ऐसे में घबराहट का माहौल उत्पन्न हो गया है। लोग घबराए ना, इससे बचें, इसके लिए कैसे एहतियात वो बरतें, और ब्लैक फंगस आखिर है क्या, क्योंकि कई लोगों को मालूम भी नहीं है कि ब्लैक फंगस क्या है और वो उससे डर रहे हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये बीमारी है क्या, ये कैसे होती है और इस पर कैसे जीत हासिल की जा सकती है।
देखिए लोगों के मन में ब्लैक फंगस को लेके बहुत डर है। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी तरह अगर कोरोना से बच गए तो ब्लैक फंगस की बीमारी हो जाएगी और उससे आगे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम जो है, बीमारी जो है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बहुत कम लोगों को होगी। और ब्लैक फंगस को हम लोग कहते हैं कि एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जब किसी इंसान की इम्यूनिटी कम होगी उस पेशेंट को ब्लैक फंगस होगी। अब मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जो डायबिटिक है, या किसी को HIV एड्स की प्रॉब्लम है, या कोई कैंसर से संक्रमित है, या कोई ऐसी दवाइयां खा रहा है जिससे इम्यूनिटी कम हो, या मान लीजिए कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुई है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी जो है वो कम होती है। अब ऐसे लोगों को अगर कोरोना से वो संक्रमित हो जाए, कोरोना में हम लोग स्टेरॉइड्स भी चलाते हैं, इन सब की वजह से एक साइकिल बन जाता है और इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि ये ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। अब ब्लैक फंगस के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन हो जाती है तो इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। डॉक्टर रोहिल, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं चाहूंगी आप थोड़ा जल्दी बताएं। तो कहते ये है कि अगर 100 लोगों को होती है तो 50 लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके फेस पे कोई सूजन आ रही है, नाक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नाक स्टफी हो रहा है, या नाक से खून निकल रहा है, मुंह में कुछ काले काले आपको छाले दिख रहे हैं, या अगर आंख में सूजन आ रही है, आंख हिल नहीं रही, आंख लाल हो रही है, आंख की नजर कम हो रही है, इस तरह की कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपने आंखों के डॉक्टर या ENT डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए और तुरंत इलाज कराना चाहिए। जितना जल्दी इसका इलाज हो सकता है उतना ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम पेशेंट को बचा सकें। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपने बताए हैं डॉक्टर रोहिल, और मैं उम्मीद करती हूं कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके बहुत काम आएगा। और डॉक्टर टंडन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से क्या कुछ चीजें करनी है, दिनचर्या में क्या शामिल करना है, ब्लैक फंगस क्या है और जो भ्रामक खबरें हैं उनसे बचने के लिए आपने कहा है, तो ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अपने दर्शकों को मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जनतंत्र टीवी तत्पर है आपकी हर संभव मदद करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने एड्रेस के साथ अपनी समस्या जनतंत्र टीवी के हेल्पलाइन नंबर 8929983064 पर व्हाट्सएप करनी है, जिससे हम आपकी मदद कर सके। साथ ही हम लगातार आपके लिए ये शो लाते हैं और अलग अलग मुद्दों पर हम बात करते हैं ताकि आप जागरूक रहें, घबराएं नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, अगली बार मैं फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।